आपके हक के लिए। हम अपने इस कार्यक्रम में सूचना अधिकार कानून से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं। तो अगर आपको आरटीआई लगाने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है या फिर सूचना अधिकार कानून से जुड़ी कोई समस्या है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 23386947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो दिल्ली का स्टडी कोड 011 लगाना मत भूलिएगा। ये जो देश है युवाओं का देश है। 18 से 35 साल के बीच के जो लोग हैं वो युवाओं की श्रेणी में आते हैं। तो सूचना अधिकार कानून से जुड़ा एक गैर सरकारी संगठन, उसने एक सर्वे किया है कि पिछले कुछ वर्षों की अपेक्षा क्या युवाओं में सूचना अधिकार कानून को लेकर जो लगाव है, जो रुझान है वो बढ़ा है। तो जो सर्वे निकल के आया है, कम से कम 15% की बढ़ोतरी हुई है पिछले वर्षों की अपेक्षा सूचना अधिकार कानून को लेकर। और डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो किस तरह डिजिटल भारत पारदर्शिता को बढ़ाने में मदद कर सकता है, किस तरह सूचना अधिकार कानून पारदर्शिता को और मजबूत कर सकता है, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जो सर्वे निकल के आया है उसमें यह भी चीज निकल के आई है कि अभी भी महिलाओं का जो सूचना अधिकार कानून का आवेदन करने का जो प्रतिशत है वो अभी बहुत ही कम है। कम महिलाएं हैं जो आरटीआई का प्रयोग करती हैं। तो इसी विषय पर बात करेंगे और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। पहले उनका परिचय करा दें। हमारे साथ टीना शर्मा जी हैं, आरटीआई कार्यकर्ता हैं। तो टीना जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमें जो दूसरे खास मेहमान हैं, सत्य प्रकाश जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक मुद्दों पर आरटीआई लगाते हैं और सामाजिक मुद्दों पर लगातार काम करते रहते हैं। तो सत्य प्रकाश जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और जो हमारे तीसरे खास मेहमान हैं, रजत सेठी साहब, सोशल एक्सपर्ट हैं, वो कुछ देर ही बाद ही हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो पिछले 5 सालों का जो सर्वे निकल के आया है कि युवाओं में सूचना अधिकार कानून के को लेकर जो रुझान बढ़ा है वो कितने प्रतिशत है। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा हैं वो किन किन मुद्दों पर आरटीआई का ज्यादा प्रयोग करते हैं। वैसे जो अभी जो आंकड़े निकल के आए, अभी जो सर्वे कहता है वो शिक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर जो युवा हैं वो खुलकर आरटीआई लगाते थे। लेकिन सबसे रिपोर्ट पर एक नजर डाल लेते हैं। सोशल मीडिया का शिकंजा कसता जा रहा है, दायरा बढ़ता जा रहा है। देश के कोने कोने की खबरें सोशल मीडिया पर रफ्तार के साथ प्रतिक्रिया देने का सशक्त माध्यम बन गई है। हर कोई हर विषय पर अपनी राय दे रहा है। डिजिटलाइजेशन से जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों बढ़ रही है। इस पारदर्शिता में आरटीआई भी अपनी भूमिका और मजबूती के साथ दर्ज करा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन आरटीआई से केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में लगातार लोग घर बैठे आरटीआई लगा रहे हैं। युवाओं की शक्ति डिजिटलाइजेशन में अहम भूमिका निभा रही है। हर हाथ में मोबाइल है तो पारदर्शिता और सरकारी कार्यों की निगरानी भी बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में युवाओं में सूचना अधिकार कानून के प्रति रुझान बढ़ा है। जहां पहले सिर्फ 5 से 7% युवा आरटीआई का प्रयोग करते थे, वहीं आज युवाओं की संख्या 23% पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, राजनीतिक दल भी लगातार विकास से जुड़े मुद्दों को जनता तक पहुंचाने के लिए सूचना अधिकार का प्रयोग करते हैं। 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं और पार्टियों ने पिछले 6 महीने से ही आरटीआई का प्रयोग कर विकास के रुके और भ्रष्टाचार के मुद्दों की जानकारी इकट्ठा कर ली है। कुछ राजनीतिक दलों ने सूचना अधिकार कानून पर काम करने वाले लोगों और सामाजिक संगठनों से भी संपर्क साध लिया है और आंकड़े इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, ताकि चुनाव के दौरान जनता के सामने सच्चाई बयां की जा सके। डिजिटल भारत में पारदर्शिता को पंख लगेंगे। लोगों को अपने हक और अधिकारों की जानकारी घर बैठे मिलेगी और इसके लिए ऑनलाइन आवाज उठा सकेंगे। यही बदलाव बदलते भारत की निशानी है। तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी कि जो सामाजिक संगठन है, गैर सामाजिक संगठन है, जो सूचना अधिकार कानून पर काम करता है, उसने एक सर्वे किया। उसमें सर्वे से ये निकल के आया है कि जो युवा हैं वो सूचना अधिकार कानून को लेकर काफी उनका रुझान बढ़ा है और आरटीआई का खुलकर प्रयोग करते हैं। तो टीना जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, डिजिटल भारत की बात करते हैं, तो पारदर्शिता को बढ़ाने में ये डिजिटल भारत कितना मददगार साबित होगा? देखिए, डिजिटल भारत बिल्कुल मददगार साबित होगा। सरकार का बहुत ही बहुआयामी ये प्रकरण है जिसको सरकार ने बड़ी उम्मीदों के साथ शुरू किया है। बहुत लंबे समय की इसमें मेहनत है एनडीए सरकार की। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, डिजिटल भारत सिर्फ करने से, लागू करने से नहीं होगा। एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन जमीनी स्तर पे जो होता है उसका बहुत बड़ा अपना हाथ होता है। और अब हम जानते हैं कि हमारा भारत जो है वो गाँव में बसा है। हमारा भारत सुदूर ऐसे प्रदेशों में और ऐसे इंटीरियर्स में बसा है जहाँ पर ना ही हमारे पास इंटरनेट है, ना ही हमारे पास अभी बहुत सारी जगह पे, हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में बैठ के देखना सुनना बहुत आसान है। 1 घंटा भी बिजली जाती है तो हम तड़प उठते हैं। ऐसे ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर हमारे पास 24 घंटे बिजली नहीं है, टीवी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। लोगों को ये तक नहीं पता है कि अभी करंट अफेयर क्या चल रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है। तो वो एक बड़ा हमारे पास एक ड्रॉबैक है जिसको मुझे लगता है कि सरकार कोप अप कर रही है
बहुत सारी ऐप्स बनाई हैं, और जो पावर मिनिस्ट्री है उनकी भी ऐप है, वो हर दिन अगर आप उसे चेक करें तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर बिजली पहुंच गई, इतने किलोमीटर लाइन बिछ गई, इतने किलोमीटर सड़क बिछ गई। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कनेक्ट हो रही हैं। बट डिजिटलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो अभी इम्प्लीमेंटेशन तभी होगा जब जमीनी एग्जीक्यूशन होगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे और आपको सुविधाएं मिलेंगी। सत्यप्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक मुद्दों पर आप आरटीआई लगाते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, सामाजिक सोशल वर्क पे वो कितना महत्वपूर्ण साबित होगा? देखिए, जैसे आंकड़े बता रहे हैं कि भारत का लगभग 65% वो युवा वर्ग है, और डिजिटलाइजेशन से इंफॉर्मेशन का एक्सेस हो रहा है, इसमें किसी तरह से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जानने में ये अहमियत रखता है कि उस इंफॉर्मेशन का उपयोग किस स्तर से और किसके लिए किया जा रहा है। एक छोटा सा उदाहरण, अभी कुछ दिन पहले मैं मणिपुर में था। हम सभी जानते हैं कि क्या वर्तमान परिस्थिति है मणिपुर में, और कुछ समय के लिए जब वहाँ पर इंटरनेट को बैन कर दिया गया तो एक अलग तरह की हलचल होने लगी कि हम शायद उस सोशल प्लेटफॉर्म से, उस इंफॉर्मेशन युग से शायद हमें ज़बरदस्ती हटा दिया गया। बिल्कुल। और जिस तरह से जो तड़पन हो रही थी वो ये बताने के लिए सही होगा कि आज के समय में और आने वाले समय में यूथ जिनके पास इंफॉर्मेशन की एक्सेसिबिलिटी है उसका वो उपयोग करना जानते हैं, लेकिन उसके साथ में जो अहम पहलू जुड़ा हुआ है उसका उपयोग किस स्तर पर किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, इस पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हमारे तीसरे मेहमान रजत सेठी साहब जुड़ गए। रजत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं युवा, पारदर्शिता और डिजिटलाइजेशन की, तो आपको क्या लगता है कि जो डिजिटल होता भारत है वो ट्रांसपेरेंसी को कितना मजबूत कर पाएगा? देखिए, इसमें एक बात जो हम लोग को समझनी होगी वो ये है कि ये युवा देश है जी। 65% जनसंख्या 30-35 साल की उम्र से कम की उसमें है। तो ये पहली बार ये सरकार ने इनिशिएटिव जो डिजिटल इंडिया को एकदम पूरे एग्रेसिव ढंग से परस्यू करने का ठानी है, मन बनाया है। इसमें एक चीज़ अच्छी है कि ये यूथफुल इंडिया के लिए बहुत सही ढंग से उनकी आकांक्षाओं को, उनके काम करने के ढंग को, उसको भली भांति समझता हुआ और साथ में चलता हुआ ऐसा इनिशिएटिव है जी। इसलिए मेरा ये मानना है कि आगे आने वाले जितना भी सरकार का जनता के साथ जो इंटरेक्शन होगा उसमें जितने स्तर की पारदर्शिता चाहिए उसका माध्यम मात्र डिजिटल रूट से, डिजिटल एसेट्स के थ्रू ही संभव है। और जितना जल्दी हमारी युवा पीढ़ी जो है, चाहे वो गांव में हो, अर्बन सेंटर्स में हो, हर जगह पे वो लगातार जुड़ती चली जा रही है, और जिस गति से जुड़ रही है वो एक ऐसा आधार रखने जा रही है जहां पर मुझे नहीं लगता ऐसा गवर्नमेंट टू पब्लिक पार्टिसिपेशन किसी भी स्तर पे इतिहास में हमने कभी भी देखा हो। तो ये सरकार दूरगामी सोच रखती है, और इन्होंने ऐसे स्तंभ बनाने की कोशिश करी है जो कि गवर्नेंस को मूल स्वरूप से बदल देगी, जिसमें ट्रांसपेरेंसी एक अहम रोल प्ले करेगा। रजत जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आपने ग्रामीण क्षेत्र की बात की, तो क्या अभी भी क्या ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी लोग ऑनलाइन या फिर इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर पाते, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे इशू पे हमें समय समय पर ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है लोगों को, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी इंटरनेट का प्रयोग करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है? देखिए, बात सही है, और प्रदेश की जो सरकारें हैं अलग अलग प्रदेशों में अपने माध्यम से डिजिटल इंडिया को आगे तक ले जा रही हैं। और जिन प्रदेशों में मैंने देखा है वहाँ पर जो शीर्ष सरकार में भी जो शीर्ष पे बैठे हुए हैं, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो राजनीतिक दलों से जो सरकार में है वो हों, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, सब लोग इसकी महत्ता को समझ रहे हैं, और वो जानते हैं कि जो भारत हमारे गांव में बसता है उनको इसके साथ जोड़ने के लिए जो भी ट्रेनिंग चाहिए, जैसे जो डिजिटल मेले लगने हैं, उन सब के ऊपर उन्होंने प्राथमिकता से जोरदार ढंग से इसको आगे बढ़ाने की बात। एक जरूरी बात मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर, देखिए ये जो आपने कहा कि ये लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपकी कहीं ना कहीं एजुकेशन पे भी फर्क, उसका भी एक अहम पहलू है इसमें। अगर आप अनपढ़ हैं तो आप कैसे इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे, तो वो भी एक पहलू है जो बहुत जगह लोग करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे पास देखिए जो हमारी पुरानी पीढ़ियां हैं उसमें लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, 10th पास हैं, 8th पास हैं, कई तो बिल्कुल ही अंगूठा टेक हैं, तो एक वो हमें कहीं लगता है कि वो एक हर्डल आएगा इसमें जरूर, अदरवाइज इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो रहा है और बढ़ रहा है। मैं ये एक भिन्न मत रखता हूँ कि साक्षरता पहले आए और इंटरनेट उसके बाद में आए। ये जो सीक्वेंशियल अप्रोच है हमारी कि पहले हमें देश को पूर्ण रूप से साक्षर करना चाहिए, तभी डिजिटल कार्यक्रमों को आगे ले जाना चाहिए, ये एक्चुअली क्या हो रहा है
कई ऐसे लोग हैं, मैं चूंकि गांव में मैंने देखा है, ट्राइबल एरियाज में देखा है, जहां पर मूलभूत से पूर्व से साक्षरता के मिशन भी कामयाब नहीं हुए, वहां पर भी लोग सहज इतना हो गया है हमारा मोबाइल इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल, अब तो हर हाथ में मोबाइल लगभग उसको पहुंच गया लोग है। उससे सीख रहे हैं कि हमें आगे कैसे पढ़ना है, क्या एस्पेक्ट्स को समझना है, किन राजनीतिक तरीकों से, दलों से जुड़ना है, ये सब चीजें वो मोबाइल से ही सीख रहे हैं। उनको आप अगर साक्षरता दें, फिर सोचें वो जुड़ेंगे डिजिटल माध्यम पढ़ना से। लिखना आना चाहिए, उसके लिए बहुत जरूरी है। आप इंटरनेट कैसे पढ़ेंगे? देखिए, लोगों वहां पर क्या होता है गांव में कि 10 रुपए का फेसबुक का अकाउंट खुलवा दिया जाता है। ऐसे भी छोटे छोटे स्तर पे आप देखिए, छोटे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट हो रहे हैं जो कि 10 रुपए में जाके आपका फेसबुक का अकाउंट क्रिएट कर देते हैं और सिखाते हैं कि देखिए ऐसे आपको लॉगिन करना है। तो आदमी जाता है, धीरे धीरे तस्वीरें देखता है, साथ में जुड़ी हुई चीजों को देखता है, तो उससे भी सीखता चला जाता है। कहीं ना कहीं से शुरुआत होगी। जिसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं, और मैं रजत जी की बात से सहमत हूं कि ये एक फैशन फैड के तौर पे देखा जा सकता है कि जिस तरह से यूथ उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्टेबिलिटी पे किसी तरह के का इनकार नहीं किया सकता है, लेकिन क्या हमारे पास जो मौजूदा वातावरण है वो उस तरह से इनेबलिंग बनाए जा रहे हैं, जहां पर आप अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, जहां पर आप सिविल सोसाइटी के पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, वहां पर आप लॉ की बात करते हैं। मैं क्योंकि ऐसे क्षेत्र में काम करता हूं जहां पर टेक्नोलॉजी के मैनिफेस्टेशन निगेटिव भी हैं, जैसे चाइल्ड ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज। अगर आप देखें, हाल में ही यूनिसेफ और भारत सरकार ने ऐसा माना कि इंटरनेट का उपयोग जिस तरह से बढ़ रहा है उससे बच्चों पर शोषण भी बढ़ रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसे मैनिफेस्टेशन को देखने की आवश्यकता है। कंट्रोल एक ऐसा मैकेनिज्म की भी आवश्यकता है जो इस वातावरण में उसको संचालित के तौर पे देखा जा सके। ये ऐसा ना हो कि वो फैशन, क्योंकि आप जानते हैं उसका कोई रूप नहीं हो सकता है, वो किसी विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है, लोगों के सामने पहुंच सकता है। जी, मैं टीना जी एक चीज आपसे जानना चाहूंगा। जो ये आरटीआई के जो संगठन है जिसने सर्वे किया है, उसमें ये भी निकल के आया है कि अभी भी लगभग आरटीआई कानून को लागू हुए लगभग 11 साल हो गए हैं, महिलाओं का जो प्रतिशत है आरटीआई डालने में वो बहुत कम है। आप क्या देखती हैं, क्या समस्याएं सामने आती हैं, क्या पारिवारिक दिक्कतें होती हैं, सामाजिक बंधन, या फिर महिलाएं अभी भी सूचना अधिकार कानून का प्रयोग इसलिए नहीं करती कि वो किसी तरीके की परेशानी में फंसना नहीं चाहती? आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत बहस का मुद्दा है। पहले भी हम इस पे बहस कर चुके हैं आपके स्टूडियो में कि महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है, बहुत ही कम महिलाएं हैं जो इसमें आगे आई हैं, और आती भी हैं तो अपने कारणों से आती हैं कि उनका कोई केस चल रहा है या महिला आयोग से कुछ जानकारी लेनी है या उनके ऊपर कोई उनको खुद को, अपने आप को किसी चीज़ के लिए सेव करना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं कमी है, बट हाँ परसेंटेज बहुत कम है। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत बड़ी बड़ी आरटीआई जो कार्यकर्ता हैं हमारी जैसी, और जो आरटीआई के बहुत प्रोग्राम्स करती हैं, सिखाती हैं, हफ्ते में 100 महिलाओं को आरटीआई सिखाती हैं, हर बार एक न्यू बैच होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स। मैं आपको संतोष जी, व्हाट्सएप ग्रुप्स इतने हैं कि आपको जो आरटीआई सीखनी है, कनेक्शंस हैं, लिंक्स हैं, आप जाइए और आपको एक एक चीज वहाँ, मतलब ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन एक्सपर्ट हैं लोग, काफी सारे प्रोग्राम्स ऐसे चल रहे हैं। अब तो मेरे को लगता है पॉलिटिकल पार्टियों ने भी अपने प्लेटफॉर्म शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों को अगर जोड़ना है तो कहीं ना कहीं आरटीआई के माध्यम से आप जोड़ सकते हैं। अगर आप आरटीआई सिखा रहे हैं, एनजीओ रजिस्टर करना सिखा रहे हैं, तो ये सब सिखा रहे हैं, तभी लोग आपसे जुड़ेंगे। ब्रेक में जाओ, इससे पहले एक चीज संक्षिप्त में आपसे जानना चाहता हूं कि अब तो ऑनलाइन लोग आरटीआई का यूज करते हैं, उसके बावजूद भी जो प्रतिशत है महिलाओं का कम है। नहीं, ऑनलाइन आरटीआई ऑफिस में जाने की मैं आपको बताती हूँ, अभी मेरे ही सोसाइटी में एक मैटर है, तो बिल्डर के साथ सोसाइटी का मैटर चल रहा है। पूरे हमारे आरडब्ल्यूए में 6 महिलाएं हैं, वो अभी हमारे घर आई किसी काम से, तो उनको ये नहीं पता था कि ऑनलाइन आरटीआई है, अवेलेबल है। उनको जब मैंने बताया तो उन्होंने 2 आरटीआई अभी लगाई हैं पिछले हफ्ते। तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस की भी कमी है, लोगों के पास जानकारी भी नहीं है, जागरूकता की कमी है, जो सरकार की तरफ से एक बड़ी कमी है मुझे लगता है। अभी हम वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और सवालों के जवाब जानेंगे। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। I am a warrior. Fighting for my nation is my dharma. I will train my mind, body and spirit to fight. Excel in all weapons of war, current and future. Always protect those in need. Fight and embrace the consequences willingly. The Indian Army, instrument of national power. अरे भाई रमेश सर, आज मैं तुम्हें कैश नहीं दे पाऊंगा, बैंक से निकालना भूल गया। अरे सर, कैश वैश छोड़िए। अरे ये देखो सर,
SBI पे डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, पेई का VPA डालो, बस हो गया ट्रांसफर। सिंपल भी बिल्कुल सेफ भी। सर कैश की आदत बदलो। सब ठीक रहा? हाँ, बेटे के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। और दहेज? कह दिया, दहेज में हमें कुछ नहीं चाहिए। 3 बेटियों को दहेज देने के बाद जब लेने की बारी आई तो आप चुप रह गए। माँ, मैं दहेज नहीं लूंगा। मैं खुद समर्थ हूँ, जो चाहिए मैं खुद कमाकर खरीद सकता हूँ। बेटियों की माँ होकर भी मैं भूल गई कि मेरी होने वाली बहू भी किसी की बेटी है। नहीं चाहिए हमें दहेज। दहेज लेना और दहेज देना कानूनन अपराध है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना के तहत सिर्फ 1 रुपया प्रतिदिन जमा करने के हिसाब से आपको मिल सकता है 2 लाख रुपए का जीवन बीमा। आपके बाद आपके परिवार का जीवन बिना रुके चलता रहे, इसलिए आज ही इस योजना से जुड़ें। Valvoline Unstoppable, मैं unstoppable. Change to Valvoline, be unstoppable. पंजाब नेशनल बैंक की ओर से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे मेरा बैट है खास मेरे लिए, वैसे ही Valvoline इंजन ऑयल है परफेक्ट मैच इंजन्स के लिए। Change to Valvoline, be unstoppable. कल भी शेयर मार्केट 300 पॉइंट से डाउन। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपके पास एक भी शेयर है क्या? लेकिन किसी का तो नुकसान हुआ ना। गया, ये भी गया। क्या होने वाला है इंडिया का? अरे पापा, ये 5 साल पुराना मैच है, ये जीत चुके थे हम। क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? अरे गलती तो गलती है ना। मिसेस गुप्ता की बेटी की शादी हो गई क्या? तुम्हारी बेटी की हो गई ना, खुश रहो। अरे अब दूसरी टेंशन के लिए टाइम तो होगा ही, क्योंकि डिजिटल इंडिया के जीवन प्रमाण पोर्टल से हर साल बिना टेंशन घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र पाना हो गया है एकदम आसान। तो अब पेंशन के लिए नो टेंशन। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश 70,000 से ज्यादा गांवों के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? छुट्टी नहीं है, टॉफी देता हूँ। ये ले बेटा। ए बच्चा, ये टॉफी इसको वापस दे दे। 1 रुपया छुट्टा दीजिए। इसे रखिए, ये 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहें, तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो आज ही इस योजना से जुड़ें। Valvoline Unstoppable, मैं unstoppable. Change to Valvoline, be unstoppable. उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 500 शहर, एक सर्वेक्षण। स्वच्छता के आधार पर शहरों को आंका जाएगा। सर्वेक्षण के कुछ सवाल। आपका शहर कितना साफ है? क्या शहर में कूड़ेदान है? क्या रोज कचरा इकट्ठा होता है? कचरे का निपटारा कैसे होता है? क्या आपके घर में शौचालय है? शहर में जन सुविधाएं हैं? स्वच्छ सर्वेक्षण 4 जनवरी 2017 से। क्या आप तैयार हैं सफाई के लिए, स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए? स्वच्छ सर्वेक्षण 4 जनवरी 2017 से सर्वेक्षण का हिस्सा बनिए। कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर 1969 पर। स्वच्छ सर्वेक्षण, एक कदम स्वच्छता की ओर। Valvoline Unstoppable, मैं unstoppable. Change to Valvoline, be unstoppable.
तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं जानने के हक में कि गैर सरकारी संगठन सूचना अधिकार कानून पर काम करता है, उसने एक सर्वे किया और इससे ये पता चला कि पिछले कुछ वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष जो युवाओं में है सूचना अधिकार कानून को लेकर जो लगाव है, जो झुकाव वो बढ़ा है। और जो युवा है वो शिक्षा को लेकर, विकास के काम को लेकर, चाहे वो सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे सिंचाई की समस्याओं को लेकर सूचना अधिकार कानून का खुलकर प्रयोग करें। तो इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं। राजा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चुनाव 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आपको लगता है कि आरटीआई एक टूल की तरह काम करता है? जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन से कुछ दिन पहले राजनीतिक दल उसको एक टूल की तरह अभी प्रयोग करते हैं, एक दूसरे की समस्याएं सामने निकाल के आते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा की जाती है, इसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शंस को सिर्फ अपॉर्चुनिज्म के ढंग से नहीं देखना चाहिए। जो ब्यौरा है, जो रिपोर्ट कार्ड रहा है पिछली सरकारों का, उसको बाहर निकालने का सही समय चुनाव ही होता है और आरटीआई ही सबसे सशक्त माध्यम है तब रिपोर्ट कार्ड निकालने का, क्योंकि आप देखिए जितनी भी सरकारें हैं वो स्वयं तो कुछ बोलने से रही। तो आरटीआई निश्चित तौर पर एक ऐसा टूल रहता है सबके हाथों में, आम जनता के हाथ में, जो अपने प्रतिचुने से पूछ सकें कि आप मेरे पास वोट मांगने आने वाले हैं, लेकिन आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है। लेकिन इस में जाके हम फिजिकल इंस्पेक्शन मांगते हैं तो उसमें 4-4 महीने लगा देते हैं। सीपीआईओ को अपील करते हैं, उसके बावजूद भी सीपीआईओ डेस्क नहीं है जी, अलॉटमेंट नहीं है, रूम अलॉट नहीं है, हमें अभी टेलीफोन अलॉट नहीं है, सीपीआईओ कहीं गए हुए हैं, आप दिन में 4 फोन करेंगे तो अपनी सीट पे ही नहीं मिलते हैं, जब तक आप जाके उनके सिर पे नहीं बैठेंगे, कमरे में मिलने नहीं देते हैं। तो बहुत, अब तो हम दिल्ली में ये सब देखने लगे हैं। बिल्कुल, यूपी वाला हाल अब दिल्ली में देखने लगे हैं। और अब तो एक आरटीआई पे मैं काम कर रही हूँ, तो वो मुझे 1 साल हो गया, अभी तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। जब मैं जाती हूँ 2 फाइलें दे देते हैं सामने, 10 बार उन्हें बोल के थक गई हूँ कि मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूँ कि बार-बार आ सकूँ आपके पास। लेकिन आज अखबारों की खबर है कि 94% जो मंत्रालय हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सूचना आयोग को सौंपी है। हाँ बिल्कुल सौंपी है, पर रिपोर्ट मैंने अभी 2 मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट में देख रही थी, उनके अपडेटेड हैं 2016 तक। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट तो 2012, 2013 और बीच के कई साल गायब है, तो वो भी एक कमी अपनी जगह है। हाँ, सुधर रहा है सिस्टम, नो डाउट, बट अभी कहीं जगह सिस्टम खराब भी हो रहा है। मैं अपने संक्षिप्त में तीनों मेहमानों से जानना चाहूंगा। रजत जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा कि ट्रांसपेरेंसी को हम और कैसे बढ़ा सकते हैं, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से, और क्या हम अभी लोगों को और प्रशिक्षित किया जाने की जरूरत है? देखिए, आरटीआई के माध्यम से एक बड़ी चीज़ जो हो रही है वो डिजी धन के माध्यम से आप देखिए कि आरटीआई का पेमेंट अब आसान होगा। जो ऑनलाइन 10 रुपए देने की जो बात होती है, ये धीरे धीरे अगर भीम ऐप भी इंटीग्रेट हो जाता है आरटीआई से, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा लोगों को और सहजता पूर्वक आरटीआई फाइल करना, इन्फॉर्मेशन गैदर करना। तो ये एक बड़ा कदम होने जा रहा है मेरी समझ से। बिल्कुल। दूसरा एक बड़ी चीज जो होगी, जो जिस अलग अलग माध्यम जितने भी संभव हो सकते हैं जनता से संपर्क करने के, हर संभव माध्यम पे से केंद्र सरकार ने इतना जोर लगाया है कि सारे तरह से आप ट्रांसपेरेंसी लाएं सिस्टम्स में, और सरकार की जितनी बड़ी पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं जो जनता के भले के लिए हैं, उन तक उनकी जानकारी वहां तक पहुंचाएं। तो मोबाइल ऐप के माध्यम से हो गया, इन सबसे बहुत ज्यादा एक रिवोल्यूशन आने वाला। टीना जी, आपको लगता है राज्य सरकारों का सहयोग भी बहुत जरूरी है ट्रांसपेरेंसी में? बिल्कुल सर, सहयोग भी जरूरी है। और आपने ये देखा होगा जो आरटीआई ऑनलाइन हमारे पास एक पोर्टल है जहां हम करते हैं, उसमें जो जितनी भी सेंट्रल बॉडीज के अंडर जो स्टेट बॉडीज है उन्हीं में आरटीआई कर सकते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट स्टेट बॉडीज है उनके लिए आरटीआई अभी ऑनलाइन का कोई प्रोविजन नहीं है। मुझे लगता है कि जो रोजमर्रा, इसीलिए भी महिलाओं की आरटीआई कम होती है, या परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि हमें राज्य के अंदर आरटीआई ज्यादा लगानी होती है। तो उसका तो हमारे पास ऑनलाइन प्रोविजन है नहीं। सरकार को एक वो बड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए। मैं आपको रोकना, सत्यप्रकाश जी प्लीज। मुझे ऐसा लगता है कि इंफॉर्मेशन की जो अवेलेबिलिटी है उसको हम किस रूप में यूज़ कर रहे हैं जी। क्या उसका उपयोग हम डेवलपमेंट के प्रोसेस में ला सकते हैं? क्या हम एक पॉजिटिव फोर्स की प्रेशर के तौर पे काम कर सकते हैं? अगर सरकार की अगर जानकारी मुझे मिलती है कि वो पर्टिकुलर स्कीम में इतने पैसे सरेंडर किए जा रहे हैं जो काफ़ी अहमियत रखते हैं, तो क्या उसका उपयोग हम किस तौर पे कर रहे हैं? तो ट्रांसपेरेंसी रखने के साथ साथ में जो इंफॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है, जो पब्लिक डोमेन में किया जा रहा है, बहुत जरूरी है। क्या ऐसा हो सकता है कि बिना आरटीए के भी ये इंफॉर्मेशन हमारे पास पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो? आखिर क्या रोक सकता है सरकार को इन इंफॉर्मेशन को हमें शेयर करने में? सत्यप्रकाश जी, आपने इशारा किया कहीं ना कहीं सेक्शन 4 का उपयोग करने की जरूरत है, क्योंकि सेक्शन 4 कहता है कि सारी जो आधी से ज्यादा पूरी जानकारी जो है वो आप अपने वेबसाइट में, अपने वॉल पेंटिंग में डालिए, ताकि किसी को सूचना अधिकार कानून के तहत आवेदन करने की जरूरत ही न पड़े। आप तीनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो जानने का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है कमरा नंबर 226 कॉपर स्मार्ट, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 233-86947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन करें तो दिल्ली का स्टडी कोड 01 लगाना मत भूलिएगा। नमस्कार।
जानेंगे, हम हक से जानेंगे।